फ्रेंड्स, न्यूज ये है कि राजस्थान में होने वाले चुनाव को 2 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। यानी पहले इसकी डेट 23 नवंबर थी, अब इसको बढ़ा करके 25 नवंबर कर दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? तो मतलब आप लोग को जान कैसे आएगा? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा शादी है इस दिन। एक्चुअली हुआ क्या, अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराने का डेट अनाउंस किया गया था। और ये 5 राज्य कौन कौन से थे? तो इसमें थे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम। और यहाँ पे जो राजस्थान के लिए डेट फिक्स की गई थी वो 23 नवंबर की डेट फिक्स की गई थी, 23 नवंबर 2023 की। लेकिन क्या हुआ कि इस दिन बहुत ज्यादा शादियां हैं राजस्थान में, तो इस वजह से डेट को 2 दिन आगे बढ़ा करके 25 नवंबर कर दिया गया है। ऐसी चीजें सिर्फ इंडिया में ही हो सकती हैं। मतलब भाई साहब, इतनी ज्यादा शादी है कि शादी की वजह से इलेक्शन चेंज हो जा रहा है। सोचिए ना, इलेक्शन की डेट चेंज हो जा रही है शादी की वजह से। चलिए खैर, कोई नहीं, एंजॉय करिए राजस्थान वालों शादियों को। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है और हमने भी डिस्कस किया था कि इसराइल और फिलिस्तीन में बहुत खतरनाक संघर्ष चल रहा है। मतलब संघर्ष का, अब युद्ध की घोषणा हो चुकी थी उसी दिन, तो ये फिर युद्ध चल रहा है। और यहाँ से इसराइल से जो लोग इंडिया वापस आना चाहते हैं, इनको वापस लाने के लिए भारत के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? तो आप सब देख सकते हैं, ऑपरेशन अजय। जैसे यूक्रेन से वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए देवी शक्ति चलाया गया था, इसी तरीके से इसराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए, जो लोग चाहते हैं कि हम अपने वतन वापस जाएं, अपने देश वापस जाएं, उनको वापस लाने के लिए इसराइल से कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। अच्छा, अभी हाल ही में ये, मतलब अगर आप 2023 का देखेंगे ना, तो ये दूसरा ऑपरेशन है इस तरीके का। पहला ऑपरेशन कौन सा था? तो पहला ऑपरेशन था सूडान से जब भारतीयों को वापस लाना था, तो वहां पे ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। तो इसको भी याद रखेंगे कि सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट डे। तो आज पहला इंपॉर्टेंट डे है विश्व अर्थराइटिस दिवस, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। ये प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई, जीवन के सभी चरणों में RMD के साथ जीना। अगला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड साइट डे या विश्व दृष्टि दिवस। ये भी प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई, कार्यस्थल में दृष्टि के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। अभी ये घटना मेरे साथ परसों मेरे ख्याल से हुई थी। मतलब इतना लंबा लगातार लैपटॉप पे काम करते करते फिर आंख से पानी बहुत ज्यादा आने लग गया था। वो कुछ लैपटॉप पे दिख ही नहीं रहा था, पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा था। इस वजह से बहुत कम उस दिन, शायद मेरे ख्याल से 12-13 मिनट की ही वीडियो बनी थी। तो भैया आप सभी आंखों का ध्यान रखिए। और जो लोग लगातार लंबे समय तक स्क्रीन की टच में रहते हैं ना, मतलब लगातार स्क्रीन देखते, चाहे वो मोबाइल का हो गया, लैपटॉप का हो गया, या कोई और स्क्रीन हो गई, तो आप लोग चश्मे का यूज करिए यार। उस दिन मेरे भी समझ आया कि चश्मे का कितना ज्यादा महत्व होता है। वो एक आते हैं ब्लू कट या ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, जो प्रोटेक्शन करती है, जो ये अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है स्क्रीन से, उससे प्रोटेक्ट करती है हमें। तो वो वाला चश्मा आप यूज करिए अगर आप स्क्रीन लगातार लंबे समय तक देखते हैं तो। उसके अलावा आप 1 घंटा, मतलब या फिर 2 घंटा, जैसे भी आपको सुविधा हो, तो इतना ही देर ही यूज करिए। ज़्यादा देर लगातार यूज मत करिए। 2 घंटा यूज किया तो फिर 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर वही आपकी भी हाल वैसे ही हो जाएगी जैसे मेरी हुई थी उस दिन। तो ये आप अपने टाइम हिसाब से देख लीजिए कि 1 या 2 घंटे में जब भी आपको लगे 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। अगर स्क्रीन लगातार देख रहे हैं तो स्क्रीन को लगातार नहीं देखना, अपने आप को सेफ रखिए, ठीक है ना। दोस्तों, ये ऐसा आर्टिकल है जो हमें मोटिवेट भी करेगा और डिमोटिवेट भी करेगा, दोनों ही करेगा साथ ही साथ। अब ये कैसे? तो देखिए, मोटिवेट ऐसे करेगा क्योंकि इंटरनेट शटडाउन के बारे में बात की जा रही है। तो इंटरनेट शटडाउन करने का अधिकार, शटडाउन करने का क्या मतलब है कि आप वहाँ पे जिस पर्टिकुलर प्लेस में है वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी जाए, आपका इंटरनेट चले ही ना। तो ये करने का अधिकार किसको होता है? सामान्यतः ये करने का अधिकार जिले के अधिकारी को होता है, यानी कि DM को होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को होता है। तो ये तो हो गया आपके मोटिवेशन की बात, है ना। अब डिमोटिवेशन कैसे करेगा? तो डिमोटिवेट ऐसे करेगा क्योंकि भाई साहब, आप जिस जिले में रह रहे हो वहाँ पे लगातार 1 महीने या 2 महीने तक आपका इंटरनेट ही कनेक्शन बंद हो गया, आपको इंटरनेट एक्सेस ही नहीं हो रहा है। जैसे कि आप इसके लिए जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल ले सकते हो। जब यहाँ पे आर्टिकल 370 ये हटाया गया था, उसको निरस्त किया गया था, तो काफी लंबे समय तक यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा को निरस्त कर दिया गया था। इसी तरीके से आप देखेंगे मणिपुर, जो अभी वर्तमान समय में जल रहा है, तो यहाँ पे भी काफी लंबे समय तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। तो इस वजह से आर्टिकल चर्चा में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इंटरनेट ही बंद हो जा रहा है, मतलब यार एक दिन अगर मोबाइल में रिचार्ज ना रहे, तो लोगों को ये लगता है कि यार बीमारी से फील हो रही है, क्या हो गया है। रिचार्ज नहीं है तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया है यार, कैसे चलेगा। डिप्रेशन सा फील करने लगते हैं लोग, मतलब चेहरा उतर जाता है। तो ये भाई डिप्रेशन वाली बात या फिर डिमोटिवेशन वाली बात तो आएगी ना, कि अगर इंटरनेट आपका लंबे समय तक बंद कर दिया जाए, आपको लंबे समय तक इंटरनेट तक एक्सेस ही ना रहे, और आपको ये क्लास नहीं मिल रही है, फिर आप कहीं और क्लास करते हैं वो नहीं मिल रही है, आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, आप 4 महीने वो कोर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, और अगले 5वें महीने में जाके आपका एग्जाम है, तो ये सोचिए, आपकी कोई गलती नहीं है, करने वाला कोई और भरना किसको पड़ रहा है? आपको। मतलब यहाँ पे गलती सब कर रहे हैं, किया कोई और है, और यहाँ पे पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है। लेकिन उसकी वजह से जब इंटरनेट बंद कर दिया गया है, अब 4 महीने, भगवान ना करे कि ऐसा मान लीजिए 4 महीने लगातार इंटरनेट बंद है, अब 4 महीने इंटरनेट बंद है, और यहाँ पे अगले महीने में आपका एग्जाम है, तो बताइए आप कैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे, कैसे एग्जाम देंगे? तो एक तरीके का डिमोटिवेशन ही तो हो गया। और मोटिवेशन कैसे हो गया? तो फिर भाई बनने के बाद ये डिसाइड करने का अधिकार आपके पास रहेगा कि कहाँ पे इंटरनेट बंद रखना है, किस जिले में, कहाँ पे किस क्षेत्र में चालू रखना है, इस चीजें आप ही देखने वाले हो। तो फिर ये मोटिवेशन भी हो गया। यानी आर्टिकल आपको डिमोटिवेट भी कर रहा है और मोटिवेट भी कर रहा है।
खैर चलिए देखते हैं इसके बारे में कि इंटरनेट शटडाउन क्या है, कब माना जाता है इंटरनेट शटडाउन, इसके प्रभाव क्या है, इसके पक्ष में तर्क क्या है, इसके विपक्ष में तर्क क्या है। ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में हम देखने वाले हैं। अगर हम बात करें इंटरनेट शटडाउन के बारे में, ये क्या होता है, इसके परिचय के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, तो बात की जा रही है इंटरनेट शटडाउन इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार में जानबूझकर किया गया व्यवधान है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जानबूझकर, इस शब्द को आपको यूज करना है जब भी आप इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसके परिचय देते हैं, किसी से बात करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि गलती से हो गया था, जब गलती से हो जाता है ना तो उसको नेटवर्क एरर कहते हैं, फिर टेक्निकल एरर कहते हैं, और उसके लिए सॉरी भी बोलते हैं लोग। लेकिन जब यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन किया जाता है तो पूरा इरादतन किया जाता है, जानबूझकर किया जाता है। उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कई बार यहाँ पे संकट ना आ जाए या फिर दंगे ना हो जाए, उसको रोकने के लिए। जैसे आप देखेंगे जब राम मंदिर वाला मुद्दा चला था अयोध्या मंदिर में, तो जब जिस दिन उसका फैसला आया था उस दिन भी कई सारे क्षेत्रों में इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया था, जो उन्हें किसी विशिष्ट आबादी के लिए या किसी स्थान विशेष के भीतर पहुंच से वंचित या प्रभावी रूप से अनुपयोगी बना देता है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ है, विशिष्ट आबादी या फिर किसी स्थान विशेष के लिए। जैसे आप देखेंगे वर्तमान समय में मणिपुर में, और मणिपुर में कुछ क्षेत्रों में, जैसे पूरे भारत में तो बंद है नहीं, तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो पूरे भारत में नहीं हुआ था। तो वही बात की जा रही है कि किसी विशिष्ट आबादी या विशिष्ट स्थान के लिए। ऐसा प्रयास सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है। इससे मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट या दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। ब्रॉडबैंड के आसान भाषा में वाईफाई कहते हैं। जैसे आप देखेंगे घर में वाईफाई लगा रहता है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। 23 सितंबर 2023 को मणिपुर सरकार ने पूर्ण इंटरनेट पहुंच की पुनर्बहाली की घोषणा की और कहा कि बेहतर होती विधि व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से भारत का दूसरा सबसे दीर्घकालिक इंटरनेट ब्लैकआउट, अब यहाँ पे कब हुआ था तो समाप्त हुई, जो 3 मई से यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन हुआ था और 143 दिनों से अधिक समय तक जारी रहा था। यानी लगभग लगभग 5 महीने के आसपास, 4 महीने से भी ज्यादा यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन था। तो आप सोचिए ना कि जहाँ पे 4 महीने लगातार इंटरनेट शटडाउन है, वहाँ के लोग क्या पढ़ेंगे, क्या डेटा एक्सेस करेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी उनको, क्या न्यूज मिलेगी, या फिर अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, तो कैसे करेंगे। 5 महीने के आसपास लगभग यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन था। इस खबर का सभी नागरिकों ने मणिपुर लौटने की योजना बना रहे छात्रों से लेकर आवश्यक आपूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे सहायता कर्मियों तक राहत के साथ स्वागत किया है। अब भैया 5 महीने के बाद इंटरनेट बहाली हो रही, तो स्वागत तो करना बनता ही है। अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेट शटडाउन से संबंधित कानूनी प्रावधान क्या है, कानून क्या कहता है, इसके बारे में कोई कानून है कि नहीं, फिर ऐसे मुंह उठा के कर दिया जाता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के बारे में, ये क्या कहता है, तो जो दूर संचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन, सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 के साथ पठित है। यानी जो ये आगे के प्रावधान दिए गए हैं, इसमें दो चीजों को ऐड किया गया। कौन कौन से, तो भारतीय तार अधिनियम 1858 की धारा 5(2), और इसी के साथ साथ इसमें ये भी किया गया है कि दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन, सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017, ये दोनों को मिला करके अगर हम पढ़ते हैं तो ये चीज निकल के आने वाली है। क्या बात की जा रही है इसमें, पहला पॉइंट ये कि ये नियम सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में गृह सचिव, किसका, तो गृह सचिव को, यानी कि जो होम मिनिस्ट्री होती है ना, इसके जो सचिव होते हैं, होम सेक्रेटरी को। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संघ के भी हो सकते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं, फिर राज्य सरकार के भी हो सकते हैं, किसी के भी गृह सचिव हो सकते हैं, को किसी भी टेलीग्राफ या तार सेवा, इंटरनेट सहित को निलंबित करने का आदेश देने का अधिकार देते हैं। यानी ये दोनों जो अधिनियम, ये क्या कहते हैं कि जो गृह सचिव हैं, चाहे वो राज्य के हो गए चाहे वो केंद्र के हो गए, यही लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे इंटरनेट सेवा बंद करनी है, कहाँ पे चालू रखनी है। और ऐसे आदेश की एक समिति द्वारा 5 दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए, और यह एक बार में 15 दिनों से अधिक अवधि तक जारी नहीं रह सकता है। उसके अलावा बात करें कि किसी अत्यावश्यक स्थिति में संघ या राज्य के गृह सचिव द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर का अधिकारी आदेश जारी कर सकता है। वैसे आप लोग ये जान लीजिए कि जो सचिव बनते हैं कौन बनते हैं, तो आईएएस ऑफिसर जो रहते हैं ना, इन्हीं का प्रमोशन होकर के ही ये सचिव बनते हैं। और जो कैबिनेट सचिव होता है, ये आईएएस की सबसे बड़ी पोस्ट है, यानी कैबिनेट सचिव बनने के बाद आप इससे ज्यादा आपका प्रमोशन नहीं होने वाला, इससे ज्यादा फिर प्रमोशन वही होगा कि आप एमपी एमएलए बनो। मतलब अगर पोस्ट वाइज देखा जाए ना, तो आईएएस बनने के बाद सबसे बड़ी पोस्ट होती है कैबिनेट सचिव की। तो ये जो सचिव बनेंगे वो आप ही बनोगे, ठीक है। और यहाँ पे तो ये बड़े स्तर पर बात की जा रही है। ये लोग क्या करते हैं कि अगर जरूरी हो तो आदेश जारी कर दें कि भैया देख लेना आप कैसे करना है कैसे नहीं। जैसे आप देखोगे ना कोविड 19 के टाइम जब शुरुआत में लॉकडाउन लगा था ना, तो डीएम को ये अधिकार दिया गया था कि आप चाहें तो अपने जिले में टाइमिंग सेट कर सकते हो कि सुबह के टाइम उसको मार्केट को खुला रखना है या शाम के टाइम खुला रखना है, या फिर फेज वाइज कैसे रखना है, या फिर कितना लॉकडाउन लगाना है, ये अधिकार डीएम को दे दिया गया था। इसके पीछे वजह ये थी ना, क्योंकि स्थानीय लेवल पर क्या चल रहा है वो सिर्फ स्थानीय लोग ही समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से इंटरनेट शटडाउन के मामले में भी देखा जाता है। हालांकि सामान्यतः जो ये अधिनियम है इसके द्वारा किसको शक्ति दी गई है, तो गृह सचिव को, चाहे वो संघ राज्य सरकार के हो, सॉरी, चाहे वो संघ सरकार के हो चाहे वो राज्य सरकार के हो। उसके अलावा बात करें कि आईपीसी की धारा 144 के बारे में, तो इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा कि धारा 144 लागू है, धारा 144 लागू है ना।
बात की जा रही है धारा, एक जिला मजिस्ट्रेट, एक उप विभागीय मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक शांति में किसी भी उपद्रव या व्यवधान को निषिद्ध करने या रोकने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार देती है। तो लीजिए, आप लोग भी आ गए यहाँ पे, है ना, जो आप बनने जा रहे हो। ऐसे आदेशों में किसी विशेष क्षेत्र में एक निर्दिष्ट अवधि के लिए इंटरनेट सेवाओं का निलंबन किया जाना शामिल हो सकता है। मिला जुला के उस जिले की प्रशासनिक व्यवस्था आप ही के ऊपर टिकी है, जिलाधिकारी के ऊपर ही टिकी है, इसलिए तो इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इसलिए तो इतनी सारी सुविधाएं दी जाती है उसको कि अच्छे से काम करे। ये तो हो गए कानूनी प्रावधान इंटरनेट शटडाउन से जुड़े हुए। अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो पहला प्रभाव तो इसका मौलिक अधिकारों के ऊपर ही पड़ता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है जब भी इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। इंटरनेट शटडाउन अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। अब अनुच्छेद 19(1)(a) और क्या है और अनुच्छेद 19(1)(g) क्या है। बात करें, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 मामले में माना कि इंटरनेट के माध्यम से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये कौन सा, तो अनुच्छेद 19(1)(a) है। और किसी भी वृत्ति का अभ्यास, ये कौन सा है, वृत्ति मतलब आप व्यवसाय कह सकते हो, प्रोफेशनल कह सकते हो, तो ये अनुच्छेद 19(1)(g) में आता है। का अभ्यास करने की स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। इंटरनेट शटडाउन सूचना के अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी उल्लंघन करता है, जिसे राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1975 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था। यानी कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसको भी मूल अधिकार घोषित किया गया था। आपको सूचना का अधिकार है, तो इसको भी अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया था। और जब इंटरनेट शटडाउन रहेगा तो फिर आप इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सेस करोगे। यह इंटरनेट के अधिकार, राइट टू इंटरनेट का भी उल्लंघन करता है, जिसे फाहिमा श्रीन बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार घोषित किया गया था। उसके अलावा आप यहाँ पे अनुच्छेद 15 भी जोड़ सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे समानता के बारे में बात की जा सकती है। मान लीजिए क्या कहा जाता है कि लिंग, जन्मस्थान, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब एक क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया, बाकी क्षेत्र के लोगों के लिए इंटरनेट शटडाउन नहीं किया गया, तो फिर भाई ये दोनों अलग अलग हो गए ना, इनके साथ तो भेदभाव हो रहा है ना। इसी तरीके से आर्टिकल 21 से एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो जब इंटरनेट आपको मिलेगा ही नहीं, 5 महीने आपको इंटरनेट ही नहीं मिल रहा है, और ये आपका मान लीजिए किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, भगवान न करे ऐसा हो, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, उसकी ओवर एज होने वाली है। अब यहाँ पे 4 महीने भाई साहब के यहाँ पे इंटरनेट ही बंद है। अब इनका अगले महीने एग्जाम है, बताइए अब इनकी क्या गलती थी यार। अगर ये एक तो ओवर एज होने वाले हो, आप इनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट तो दोगे नहीं कि भाई आपके यहाँ पे इंटरनेट शट डाउन था तो चलो आपको हम एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं, ऐसा तो करोगे नहीं। तो फिर इनकी क्या गलती, फिर ये गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार गया ना, अब जिंदगी भर इनकी जॉब नहीं लगने वाली है, क्योंकि ओवर एज हो जाएंगे। और इसमें गलती किसकी है, इनकी तो गलती है नहीं, गलती गवर्नमेंट की है। फिर झेल कौन रहा है, तो झेल रहे हैं बेचारे बच्चे, स्टूडेंट। अगर हम आर्थिक परिणामों के बारे में बात करें, तो ऐसे व्यवसाय वित्तीय हानि के शिकार हो सकते हैं जो संचालन, बिक्री और संचार के लिए इंटरनेट पर निर्भर होते हैं। स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। टॉप 10 वीपीएन के अनुसार भारत को इंटरनेट शटडाउन के कारण वर्ष 2023 की पहली छमाही में 2091 करोड़ रुपए, यानी कि 255.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि हुई थी। अब जैसे आप देखिए, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, इस तरीके की जो ई कॉमर्स कंपनी है, उनका क्या होगा फिर इंटरनेट शटडाउन रहेगा तो। उसके अलावा आप जैसे नेटफ्लिक्स और वो सब, अमेजोन प्राइम आ गया, जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उनका क्या होगा, सोनी लिव हो गया, इस तरीके का। तो ये सारे आर्थिक नुकसान ही तो हो रहे हैं। उसके अलावा बात करें शिक्षा में व्यवधान, वही सारी चीज़ आप देख सकते हैं कि कई सारे शैक्षणिक संस्थान शिक्षण और अधिगम लर्निंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। इंटरनेट शटडाउन शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच को बाधित करते हैं, जिससे छात्रों के लिए अध्ययन जारी रखना कठिन हो जाता है। अगला पॉइंट है भरोसा और सेंसरशिप संबंधी चिंताएं। तो इंटरनेट शटडाउन से सरकार और प्राधिकारों के प्रति भरोसे की कमी की स्थिति बन सकती है। वे सेंसरशिप और पारदर्शिता की कमी के बारे में भी चिंताएं उत्पन्न कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपदा प्रतिक्रिया में भी बाधा डाल सकते हैं इंटरनेट शटडाउन। वे लोगों को संचार और समन्वय को विशेष रूप से आपात स्थिति और संकट के दौरान प्रभावित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन समर्थित एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि इंटरनेट शटडाउन से लोगों की सुरक्षा और भलाई प्रभावित होती है, सूचना प्रवाह और मानवीय सहायता में बाधा उत्पन्न होती है। अच्छा, अभी कल या परसों मेरे ख्याल से वो मैसेज आया था ना, जो गवर्नमेंट टेस्ट कर रही है, आप लोग को आया था कि नहीं, देखिए घबराइएगा नहीं, वो गवर्नमेंट ये टेस्ट कर रही है ना, अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन बन जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो सारे नागरिकों के साथ हम एक साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, उनको अलर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो एक टेस्ट था, शायद आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि मोबाइल आपकी टिंग करके बजने लगी होगी। तो घबराना नहीं हो, गवर्नमेंट की तरफ से ही था, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें स्वास्थ्य देखभाल में व्यवधान। अब ये देखिए, जैसे कोविड-19 का टाइम आया था तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन दिखाने लग गए थे, और बहुत सारे डॉक्टर ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। अब अगर वर्तमान समय किसी को दिखाना और उसके यहाँ पे इंटरनेट बंद हो, अब वो वहाँ से मान लीजिए कोई असम का व्यक्ति है, दिल्ली एम्स में उसको दिखाना है और नहीं आने भर की स्थिति है उसकी, ऑनलाइन जैसे तैसे मैनेज भी कर रहा है, तो इंटरनेट ही बंद है, वो बेचारा कैसे ऑनलाइन एक्सेस करेगा। उसके अलावा जैसे ये जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, अब इसके लिए भी इंटरनेट की आवश्यकता होती है। किसी को फ्री में इलाज करवाना है तो भैया यहाँ पे पूरा डेटा भेजा जाता है गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट वेरीफाई करके फिर भेजती है वापस से।
तो उसके बाद इलाज शुरू होता है। जब यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो फिर ये कैसे वेरीफाई होगा? जब इंटरनेट रहेगा यानी वेरीफाई नहीं होगा तो उसका इलाज कैसे होगा? और पता चले इलाज के नाते पड़े पड़े 2 दिन आप 4 दिन 4 महीने कब तक आपका इंटरनेट बंद रहेगा ये भी कुछ फिक्स नहीं है। तो इस वजह से तो किसी की जान चली जाएगी, तो वो भी बात की जा रही है। उसके अलावा बात करें अंतर्राष्ट्रीय परिणाम के बारे में, अगर हम देखते हैं तो इंटरनेट शटडाउन अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर सकता है और इसकी निंदा की जा सकती है। इससे किसी देश की प्रतिष्ठा और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है नहीं। कई बार इसी को लेकर के भारत की आलोचना की जाती है कि भारत में बहुत ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किया जाता है और सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों में से भारत भी एक है। तो इस तरीके से इसकी निंदा भी की जाती है कि यहाँ पे मानवाधिकारों का उल्लंघन भी हो जाता है, क्योंकि भाई इंटरनेट जो है बहुत बेसिक फैसिलिटी हो चुकी है आज के टाइम पे। मतलब जैसे इंसान सांस लेता है वैसे उसको इंटरनेट भी चाहिए। इंटरनेट के बिना शायद ही किसी की लाइफ चलती होगी। मतलब जो लोग अगर डिजिटल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो ये एंड्रॉयड फ़ोन होता है ना, अगर इसको आप यूज़ कर रहे हो और 1 दिन 2 दिन रिचार्ज ना रहे या फिर इंटरनेट ना चले तो आप देखिए कि कैसी फीलिंग आती है। लगता है यार क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई है। तो फिर ये भी दिक्कत देखने को मिलती है। अगला बिंदु उल्लेखनीय है, भारत विश्व में इंटरनेट शटडाउन के मामले में कुख्यात देश है। वर्ल्ड फेमस है ये। इंटरनेट शटडाउन के मामले में वर्ष 2023 की पहली छमाही में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा। अमेरिका के डिजिटल अधिकार पक्ष समर्थक समूह एक्सेस नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सभी दर शटडाउन में से 58% भारत में घटित हुए। अभी एक प्रकार का डेटा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि एक्सेस नाउ के अकॉर्डिंग दुनिया में जितना भी इंटरनेट शटडाउन होता है उसका 58% भारत में हुआ। ये डेटा आप अपने लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से इसको लिख करके याद कर सकते हो, फिर बिना लिखे अगर आपको याद हो जाती है तो आप इसको याद रखिए। अब कभी भी कहीं भी आपका मान लीजिए कोई इससे आता है जिसमें इंटरनेट शटडाउन के बारे में बात की जा रही है, फिर सामाजिक अधिकारों के बारे में बात की जा रही है, या फिर मूल अधिकारों के उल्लंघन के बारे में बात की जा रही है, कहीं पे भी तो आप ये पॉइंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखिए यूज कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ये चीज़ आप ही डिसाइड कर सकते हो। उसमें मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता कि यहाँ पे यूज कर लेना वहाँ पे यूज कर लेना। तो आप डेटा जो होता है ना कुछ इंपॉर्टेंट उसको लिखिए, और खास करके जब कोई इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है, किसी अन्य देश की संस्था बोले तो थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर याद रख सकते हो, और इसको अपने आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं यूज भी कर सकते हो। इसके अलावा बात करें कि पत्रकारिता और रिपोर्टिंग पर भी प्रभाव पड़ता है। पत्रकार घटनाओं की रिपोर्टिंग करने और आम लोगों के साथ समाचार साझा करने के लिए इंटरनेट पर निर्भर होते हैं। इंटरनेट शटडाउन सूचना संग्रहण और प्रसारण की उनकी क्षमता में बाधा डाल सकता है, जिससे आम लोगों को जानने के अधिकार राइट टू नो को धक्का पहुंच सकता है। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1986 और बेनेट कोलमैन बनाम भारत संघ 1972 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया था। जैसे आप देखेंगे ना बहुत सारे पत्रकार इस समय क्या हो रहे हैं तो यूट्यूब पे शिफ्ट हो रहे हैं। यूट्यूब पे भी उनका चैनल है, या फिर जो इस समय आया है अपडेट व्हाट्सअप वाला व्हाट्सअप चैनल है। जब इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो चैनल बना के भी क्या कर लेंगे? जैसे आप देखिए ना हमारा ही चैनल है, अगर इंटरनेट अवेलेबल ही ना हो, कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा होता है। मतलब हमारे यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन रेयरली होता है, लेकिन बहुत स्लो चल रहा होता है, नेटवर्क नहीं होता है। तो वो दिक्कत भी देखने को मिलती है कि वीडियो अपलोड होने में ही 20-25 मिनट लग जाता है। तो यहाँ पे तो स्लो चलता है, तो इस वजह से ये दिक्कत आती है। जहाँ पे चल ही नहीं रहा, जहाँ पे शट डाउन कर देगा, फिर उनके बारे में सोचिए बेचारों। अगर हम बात करें कि इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, तो पहले हम देखते हैं पक्ष में तर्क। हेट स्पीच और फेक न्यूज को रोकने में मदद करते हैं, जिससे हिंसा और दंगे को रोकने में मदद मिल सकती है। जैसे आप देखें कई बार क्या होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर दी जाती है, फैला दी जाती है, तो उसको रोकने में मदद मिल जाती है जब भी इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत सरकार ने भ्रामक सूचनाओं से निपटने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट बंद करने की घोषणा की थी। उसके अलावा बात करें लोक व्यवस्था और सुरक्षा का मुद्दा। इंटरनेट शटडाउन से लोक व्यवस्था और सुरक्षा को बाधित करने वाले विरोध प्रदर्शनों के आयोजन एवं लामबंदी पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जैसे ये लोग प्रशासन को या फिर गवर्नमेंट को सीधा सीधा टारगेट करें कि अब यहाँ पे हम इनके काम में व्यवधान डालेंगे, तो इसको रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। जब इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है तो ज़्यादातर ये होता है कि कॉन्टेक्ट हो नहीं पाता है, प्लान तय नहीं हो पाता, तो इस वजह से फिर ये नहीं होते मुद्दे, ये निकल के नहीं आते हैं, फिर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन नहीं होता है, जिससे गवर्नमेंट बच जाती है, लोगों को परेशानी कम होती है। उदाहरण के लिए सरकार ने किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और अलगाववादी आंदोलनों को रोकने के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद कश्मीर और देश के अन्य कुछ हिस्सों में इंटरनेट शटडाउन लागू किया था। वही बात जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं कि कश्मीर में भी बंद किया गया था, इंटरनेट शटडाउन किया गया था। उसके अलावा बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। इंटरनेट शटडाउन राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को बाह्य खतरों और साइबर हमलों से बचाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए सरकार ने चीन के साथ गतिरोध के दौरान जासूसी या किसी गड़बड़ी को रोकने के लिए कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया था। भाई ये जो है ना साइबर अटैक, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। मतलब अगर वर्तमान समय में साइबर अटैक एक ऐसा क्षेत्र अगर कोई ये कर देता ना तो फिर बैठे बैठे 1 मिनट में पूरा का पूरा देश खत्म हो सकता है। जैसे आप देखिए क्या होता है, जो वर्तमान समय में हमारा बांध है, इसके जो दरवाजे होते हैं बांध के खुलने बंद होने के, वो भी डिजिटली कंट्रोल हो रहे हैं। यानी यहाँ पे कोई साइबर अटैक करे और डिजिटली दरवाजा खोल दे, सारा पानी बह करके आसपास के क्षेत्रों में चला जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। दूसरी तरफ ये क्या करे, यहाँ पे जो नदियां बहती हैं वहाँ पे जो डैम बने हैं
उन पे पानी ही रोक दे, पानी का प्रवाह ही बंद कर दे, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं उत्पन्न होगी। दूसरी तरफ ये जो शहर होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की संभावना कम हो जाएगी, आपको पहुँच कम होगी, पहुँच बाधित होगी, तो पता चल रहा है कि पूरा का पूरा शहर अंधेरे में चल रहा है। जैसे ये सारी बातें हवा में नहीं की जा रही हैं, सारी बातें, ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं। अभी आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था मुंबई में शायद ऐसी घटना हुई थी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली है। तो बाद में ये बताया गया था अमेरिका की एक रिपोर्ट के द्वारा कि ये आकस्मिक स्थिति नहीं थी, चीन का साइबर अटैक था। उसके अलावा बात करें कि इंटरनेट शटडाउन से उस तरह की सामग्री के वितरण और उपभोग को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है जो कुछ समूहों या व्यक्तियों के लिए हानिकारक या आपत्तिजनक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सरकार आपत्तिजनक छवियों या वीडियो के प्रसार को रोकने के लिए कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग अवरुद्ध करती रही है। विपक्ष में क्या तर्क दिया जाता है कि इंटरनेट बंद नहीं करना चाहिए, इंटरनेट शटडाउन नहीं करना चाहिए। तो लोकतंत्र और जवाबदेही में कमी। इंटरनेट शटडाउन लोकतंत्र और जवाबदेही को कमजोर करते हैं क्योंकि वे नागरिकों को सूचनाओं तक पहुंच बनाने, विचार व्यक्त करने, सार्वजनिक विमर्श में भाग लेने और अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने से अवरुद्ध करते हैं। उसके अलावा बात करें आलोचकों पर अंकुश लगाना। अब जैसे कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की कोई आलोचना कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे, इंटरनेट शटडाउन कर दीजिए। लीजिए, जब इंटरनेट शटडाउन होगा तो आपकी बात पहुंचेगी नहीं, चिल्लाते रहो एक कमरे में बैठ के, क्या फर्क पड़ने वाला है। इसके अलावा बात करें मूल समस्या का हल नहीं निकलता, तो कुछ विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इंटरनेट शटडाउन कर देने से जो मूल समस्या होती है, जैसे हेट स्पीच की बात आप कर रहे हो या फिर इस तरीके की जो भी बात करते हैं, तो उसका समस्या का समाधान नहीं निकलता है, बल्कि ये समस्याएं बाद में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मणिपुर का आप मामला देख लीजिए, जो इनके साथ महिलाओं के साथ हुआ था, मतलब उनको नंगा दौड़ाया गया था, तो फिर वो कुछ समय तक आपने रोक लिया, लेकिन फिर क्या हुआ, आखिरकार बाद में वो वायरल हुआ ना, वीडियो सामने आया ना। तो अगर ये उसी समय सामने आया होता तो कार्रवाई जल्दी हो जाती। अब 4 महीने 5 महीने बाद कार्रवाई हो रही, 4-5 महीने तक वो अपराधी आराम से घूम रहे हैं, चैन सुकून से घूम रहे हैं, और महिलाओं को लगातार भय बना हुआ है कि ना जाने कब फिर से हमारे साथ ये घटना हो जाए, ना जाने कब हमारी जान चली जाए, ना जाने हमारे साथ कब क्या हो जाए। तो ये भी दिक्कत निकल के आती है। उदाहरण के लिए इंटरनेट शटडाउन से हिंसा या आतंकवाद पर रोक नहीं लगती, बल्कि प्रभावित आबादी में आक्रोश और असंतोष की वृद्धि ही होती है। अब यहाँ पे बताइए ना, किसी भी क्षेत्र में 5 महीने लगातार गवर्नमेंट इंटरनेट बंद कर देगी, तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र के लोग को ये लगेगा, यार गवर्नमेंट ठल्ली है, क्या कर रही है, बार बार हमारे मूल अधिकार को उल्लंघन कर रही है, हमें इंटरनेट तक पहुंचने की सुविधा करवा पा रही है, तो फिर ऐसी गवर्नमेंट किस काम की, इसको उखाड़ फेंको। अगला पॉइंट बात करें विपक्ष में तर्क को लेकर के कि इंटरनेट शटडाउन फेक न्यूज या हेट स्पीच पर भी रोक नहीं लगा पाता, जब बल्कि सूचना शून्यता की स्थिति उत्पन्न करता है, जिसका दुर्भावना रखने वाले अभिकर्ता लाभ भी उठा सकते हैं। जैसे ये आईएसआई वाले होते हैं जो भड़काते हैं लोगों को, तो इसी तरीके से भी भड़का सकते हैं कि यार देखो तुम्हारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तुमको इंटरनेट नहीं दे रही है, 1 साल हो गया तुम्हारे यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं आया। ऐसे गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का सकती है, देश के खिलाफ भड़का सकती है कि ऐसे देश किस काम का जो आपको इंटरनेट ना दे सके। चलो हमारे यहाँ पे, चलो चलो आतंकवादियों में शामिल हो जाओ, है तुमको इंटरनेट मिलेगा, ये होगा वो होगा, इस तरीके से इनको भड़काया भी जा सकता है। उसके अलावा बात करें दुरुपयोग की संभावना। भैया ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है ना, कि अगर गवर्नमेंट को ये लगता है या फिर किसी भी पक्ष को ये लगता है कि हमारे खिलाफ दुर्भावना यहाँ पे फैलाई जा सकती है और हमारे इससे नुकसान हो सकता है, खास करके पॉलिटिकल नुकसान, तो वहाँ पे लो इंटरनेट शट डाउन कर दो। इंटरनेट शट डाउन कर दिया तो ये लगता है कि अब इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आएगी। इन्फॉर्मेशन, वही इन्फॉर्मेशन 4 से 5 महीने बाद बाहर आएगी। जब भी इंटरनेट आप बहाल करोगे तो इन्फॉर्मेशन तो बाहर आएगी, लेकिन यही होता है कि कई बार एक्चुअल में जरूरत होती नहीं, लेकिन फिर इनका दुरुपयोग किया जाता है सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे के लिए। और ये सारी चीजें ना किसी एक गवर्नमेंट की या फिर किसी एक पार्टी की बात नहीं, जो भी सत्ता में रहता है उसके लिए सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। जब तक सत्ता में नहीं रहता तब तक बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है कोई भी गवर्नमेंट हुई, और जैसे ही सत्ता में पहुंचते हैं तो फिर वही हरकत करते हैं जो पिछली गवर्नमेंट कर रही थी। मतलब सारी पार्टियों, वो एक स्टेटमेंट है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो यही हाल है इनका भी, कि जब एक बार सत्ता में गया तो फिर सब उसी तरीके से बिहेव करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, A to Z सभी की सभी पार्टियां ऐसी हो चुकी वर्तमान समय में। इंटरनेट शटडाउन में अस्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ मानदंड, अवधि और दायरे का भी अभाव देखा जाता है, जिससे वे राजनीतिक हस्तक्षेप और मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेट शटडाउन से निपटने के लिए उठाए जा सकने वाले कदम कौन कौन से हो सकते हैं, तो मौजूदा ढांचे को सुदृढ़ करना, इंटरनेट शटडाउन को नियंत्रित करने वाले कानूनी एवं नियामक ढांचे को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में ही और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अंतिम उपाय के रूप में, मतलब अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, लास्ट ऑप्शन है, तो फिर इसलिए किया जाए। ऐसा नहीं कि जब मन किया तब थोड़ी सी भी दिक्कत हुई नहीं कि उठा के लगा दो इंटरनेट शटडाउन बंद, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम अंतिम उपाय होना चाहिए, लास्ट स्टेप ही होना चाहिए। उसके अलावा बात करें कि नियमों में संशोधन करना चाहिए। आप देखेंगे हमारे यहाँ पे तो ज्यादातर जो नियम है, जो कानून है, वो भैया अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, मतलब अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। तो इतना लंबा समय हो गया यार, और टेक्नोलॉजी इतनी सारी हो गई है, इतना सारा समाज बदल गया, तो उस हिसाब से इसमें भी संशोधन करना चाहिए ना। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि नियमों में संशोधन किया जा सकता है। उसके अलावा बात की जा रही है कि अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहिए। अब जो भी अधिकारी यहाँ पे लागू करते हैं इंटरनेट शटडाउन, तो उनके पास उपयुक्त परिस्थितियां हैं कि नहीं है, या फिर पॉलिटिकल दबाव में आकर के, पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। उसके अलावा बात करें कि वैकल्पिक विकल्पों की तलाश की जा सकती है, जैसे अब
पूरी तरीके से इंटरनेट शट डाउन करने से अच्छा ये है कि जो कंटेंट फैल रहा है सोशल मीडिया पर, जो फेक न्यूज़ है, उसको आप अवरुद्ध कर दीजिए, उसको बैन कर दीजिए। या कोई वेबसाइट है, कोई न्यूज़ चैनल है, या कोई ऐसा मूवी है, कोई ऐसा कुछ है मतलब जिसकी वजह से समाज में सौहार्द बिगड़ सकता है, कुछ भी ऐसा है, तो उसको आप अवरुद्ध करिए, ना कि पूरा का पूरा इंटरनेट शट डाउन कर दीजिए। फिर यहाँ पे आप लोगों को जागरूक कर सकते हो कि ऐसे कंटेंट ना फैलाएं, एक बार वेरीफाई कर लें। उसके अलावा आप यहाँ पे एनजीओज़ की भूमिका को बढ़ावा दे सकते हो कि एनजीओ क्षेत्रीय स्तर पर मिलकर के काम करे, स्थानीय स्तर पर मिलकर के काम करे, कि यहाँ पे लोगों को समझाए, दिखाए कि ये चीज़ें गलत है, ऐसे नहीं है, वैसे है। लोगों के बीच की जो गलत फहमी है उनको दूर किया जाए। इसी तरीके से मीडिया की भूमिका ले सकते हैं, मतलब मीडिया में जाकर के आप मान लीजिए कोई बहुत बड़ा चैनल है जिसको सारा देश देखता है, तो वहाँ पे आप जाकर के अनुरोध कर सकते हो कि ये न्यूज गलत है और इसको ना फैलाए, इसकी वजह से समाज में दंगे भड़क सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि इंटरनेट शट डाउन कर देना। और इंटरनेट शट डाउन कब करें? जब ये अंतिम स्टेप हो, एकदम लास्ट स्टेप हो, कि आप कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, लास्ट ऑप्शन ये हो, तब ऐसा करना चाहिए। उसके लिए हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। प्राधिकारों को अनुराधा भसीन मामले 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन कौन से निर्देश दिए थे उसके बारे में अगर हम बात करें, तो इंटरनेट निलंबन का उपयोग केवल अस्थायी अवधि के लिए किया जा सकता है। निलंबन नियमों के तहत जारी किए गए इंटरनेट निलंबन के किसी भी आदेश को अनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और इसका विस्तार आवश्यक अवधि से आगे नहीं होना चाहिए। निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट को निलंबित करने वाला कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यानी अगर आप आदेश दे देते हो कि इंटरनेट शटडाउन होगा, तो फिर ऐसा नहीं है कि आपने आदेश दे दिया फिर वो बात खत्म हो गई। हम ब्रह्मास्त्र में वाली बात नहीं है। फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अगर इसको चुनौती दी जाती है कि आपने फालतू में इंटरनेट शटडाउन किया था, तो इसके इस आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि आपका इरादा सही था या गलत था, आपने जो इंटरनेट शटडाउन किया था वो सही था या गलत था, ये जांच कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ये बात कहेगी। ये तो कंप्लीट टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से इससे जुड़े अभ्यास प्रश्न को देखिए और इसको लिखने की भी कोशिश कीजिए, सिर्फ देखिए नहीं। मैं अपने लिए थोड़ी ना दिखाता हूँ, मुझे शौक नहीं लगा कि चलो मैं दिखाऊं यहाँ पे मेहनत करके। ये आप लोग के लिए, इसको अटेम्प्ट भी करा करिए, ठीक है ना। यार देखो, मैं कहता हूँ ना, आप अगर आंसर राइटिंग नहीं करते हो तो फिर भैया तैयारी छोड़ दो, उसके बिना आपका होना ही नहीं यार। 1750 नंबर आपका आंसर राइटिंग पे डिपेंड है, यही आपको आईएएस बनाने वाला है, और आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो तो भैया कोई मतलब नहीं है ना, छोड़ दो उसको। चलिए, अब मैं मानता हूँ कि आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया, आप नहीं लिखने की स्थिति में, कुछ भी नहीं, लेकिन यार इतना तो पता चलेगा ना कि इंटरनेट शटडाउन किया, और फिर पीडीएफ आप लोग को किस लिए दी जाती है, इसीलिए। मान लीजिए एक बार लेक्चर आपने सुना, आप लोग को लगता है कि कुछ पॉइंट ऐसे रह गए जो समझ नहीं आए या फिर क्लियर नहीं हुए, तो आप एक बार पीडीएफ देखिए, रिवाइज करिए। अगर फिर भी समझ नहीं आते तो दोबारा से वीडियो देखिए और फिर पीडीएफ देखिए, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब एक से दो बार चीज़ों को देखा जाता है ना, तो अपने आप क्लियर हो जाती है। और ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसमें 10 लाइन 20 लाइन नहीं लिख सकते हो, 2 लाइन लिख सकते हो ना यार। इंटरनेट शटडाउन के कम से कम इसकी परिभाषा तो दे सकते हो, इसके पक्ष में क्या तर्क दिया जाता है, विपक्ष में क्या तर्क दिया जाता है, कम से कम ये तो देख सकते हो। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो ये तो देख सकते हो ना आप। कुछ भी लिखो, बस लिखो। पहले तो ये देखो कि जो आंसर डिमांड कर रहा है वो आपके पकड़ में है कि नहीं। अगर आपके पकड़ में वो नहीं है, तो आप उससे रिलेटेड ही 2 पॉइंट 3 पॉइंट जितना भी आप लिख सकते हो ना, लिखना शुरू करो। जब आप एक बार शुरू कर दोगे तो फिर ऐसे धीरे धीरे आप आगे भी बढ़ते जाओगे। पहले आप देखोगे कि आपका आंसर थोड़ा सा, जब आप पहले दिन लिखोगे, दूसरे दिन लिखोगे, तो आपको लगेगा यार क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, गलत है, सही है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब आप वही आंसर 2 महीने 3 महीने बाद देखोगे ना, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन से पॉइंट्स कहाँ पे इंक्लूड करने चाहिए। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब डेली 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 बेसिस पे आप आंसर राइटिंग करो। और देखो भैया, आईएएस बनना है तो इतना करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें मेरा क्या बिगड़ेगा यार, मतलब मेरा आप या किसी का भी आप क्या लेके जाओगे। पर ये याद रखना कि माँ बाप आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, है ना, उनकी उम्मीद मत तोड़ना यार। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो उनसे बोल दो, लेकिन उनकी उम्मीद मत तोड़ना, क्योंकि वो आपके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी दवा नहीं लेते, वो अपना इलाज नहीं कराते हैं, लेकिन आपको पैसा भेजते हैं टाइम टू टाइम, ताकि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे पढ़ते रहें, पढ़ के कुछ बन जाए। तो भैया वो उम्मीद कायम रखो। आप अपनी तरफ से ईमानदारी से देखो, बनोगे कि नहीं वो अलग चीज़ है, ठीक है, पर अपनी तरफ से 100% दो तो सही यार। ये क्वेश्चन है इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, और इसको सब लोग लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, चाहे आप 2 ही लाइन लिखो, पर लिखना